आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे कार्बन के फैमिली में जितने भी होते हैं एलिमेंट्स, वो सारे के रिएक्शंस। फिर आज हम आगे देखने वाले हैं उसके। तो सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे टॉपिक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सो क्लास आज हम देखने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में सबसे पहले आता है ग्रेफाइट, सेकंड डायमंड और थर्ड है फ्यूलरेंस। इसे डिस्कवर किया था H.W. क्रोटो ने, साथ ही E. स्मॉले एंड R.F. कल। इस खोज की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1996 में। तो ये आप नोट कर लें, देन हम आगे देखने वाले हैं। रेफरेंस के लिए सभी लोग NCERT पेज नंबर 317 एंड 318 देख लेंगे। चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे फर्स्ट हम देखने वाले डायमंड के बारे में। डायमंड जो होता है उसका क्रिस्टलाइन लैटिस होता है। मीन्स डायमंड में जो कार्बन के जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे जो लैटिस फॉर्म करेंगे, फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लीजिए कि वो कुछ इस तरह का लैटिस फॉर्म करते हैं, तो ये जो क्रिस्टल लैटिस इसका फॉर्म होगा वो होगा क्रिस्टलाइन लैटिस। जो सॉलिड होते हैं जनरली दो टाइप्स के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन होते हैं और एक होता है एमरपस सॉलिड, जिसके बारे में हम मैटर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं।
अभी हमें बस इतना जानना है कि जो डायमंड का लैटिस होता है वो होता है क्रिस्टलाइन लैटिस। साथ ही उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से उसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल हो जाती है। साथ ही कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वहाँ पे होती है 154 पिकोमीटर। साथ ही यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है। और एट लास्ट हमें पता है डायमंड जो होता है वो अर्थ में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करें। सेकंड सब हेडिंग डाल लेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि सबसे पहले ग्रेफाइट में इसके मॉलिक्यूल्स के एक लेयर होंगे, फिर उसके बाद दूसरे लेयर होंगे। इस तरह से सारे के सारे लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। देन यहाँ पे जो लेयर स्ट्रक्चर होता है ये वैंडरवाल फोर्स से हेल्ड होता है। मीन्स वैंडरवाल फोर्स की हेल्प से ये सभी अपने जो भी लैटिस फॉर्म कर रहे हैं ये उसमें फिक्स रहने वाले हैं। देन
तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को क्लियरली देख पा रहे होंगे। जनरली क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। ग्रेफाइट जो होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि वैंडरवाल फोर्स की वजह से हेल्ड करते हैं एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को। साथ ही डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स आर 340 पिकोमीटर। मीन्स एक लेयर जो होगी इसकी, ये एज्यूम कर लीजिए कि अब फर्स्ट लेयर है और ये सेकेंड लेयर है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 340 पिकोमीटर। साथ ही इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है प्लेनर हेक्सागोनल रिंग। यहाँ पे हमें दिख रहा है एक हेक्सागोन बना हुआ है, ये एक ही प्लेन में आएगा, साथ ही ये भी एक प्लेन में, ये वाले भी सेम प्लेन में आने वाले। इसी तरीके से यहाँ पे इसकी जितनी भी स्ट्रक्चर है सभी में प्लेनर हेक्सागोनल रिंग रहने वाला है। नेक्स्ट, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 141.5 पिकोमीटर। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन जो होती है ये होती है sp2। देन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। जनरली आप देखे होंगे जो ग्रेफाइट होता है, हमारे पेंसिल की लीड्स होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, जिसकी वजह से वो ड्राई लुब्रिकेंट की तरह भी बहुत जगह बहुत सारे मशीन्स में यूज़ किया जाता है। जैसे कि लुब्रिकेशन के लिए हम ऑयल यूज़ करते हैं, बट बहुत सारी जगहों पर ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सॉलिड होता है, साथ ही सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है इस कारण से। नेक्स्ट टॉपिक लिख लेंगे फ्यूलरेंस। नेक्स्ट सब हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, फ्यूलरेंस। तो जनरली क्या होता है कि जब हम लोग ग्रेफाइट को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनी इनर्ट गैस, तब हमें मिलता है, साथ ही हीट किया जाता है और इलेक्ट्रिक आर्क भी दिया जाता है। ये दोनों प्रोसेस होने के बाद जो हमारे पास कंपाउंड मिलता है उसे कहा जाता है फ्यूलरेंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रेफाइट को सबसे पहले क्या किया जाएगा, इनर्ट गैस के प्रेजेंस में उसे हीट किया जाएगा और साथ ही इलेक्ट्रिक आर्क दिया जाएगा, जिसकी वजह से हमें फ्यूलरेंस बनता हुआ दिखता है। फ्यूलरेंस जनरली और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के मान लीजिए 60 हो गए या कार्बन के 70 हो गए, इस तरह से ये कार्बन 350 तक बनते हैं। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स को कहा जाएगा फ्यूलरेंस। तो इसमें सबसे कॉमन जो है, जो हम देखते हैं, वो होता है
C60। इसका शेप होता है सॉकर बॉल की तरह। साथ ही इसका नाम होता है बकमिंस्टर फ्यूलरेन। और इसमें जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होते हैं, बहुत ही फिक्स्ड बॉन्ड होते हैं। देखिए, हमने अभी देखा कि ग्रेफाइट को सबसे पहले इनर्ट गैस के प्रेजेंस में गर्म किया जाए और साथ ही इलेक्ट्रिक आर्क पास कराया जाए, तब वहाँ पे फ्यूलरेन बनता हुआ दिखता है हमें। यहाँ पे कार्बन 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, अप टू 350 तक ये सीक्वेंस चलता है। देन कार्बन 60 जो होता है वो एक्चुअल में हमें सॉकर बॉल की तरह दिखाई देता है। मीन्स इस तरह का एक बॉल दिखाई देगा जिसमें ऐसे हेक्सागोनल या पेंटागोनल स्ट्रक्चर बने होंगे। इस तरह का सॉकर बॉल की तरह हमें दिखाई देगा। यहाँ पे कार्बन की जो नंबर होती है वो 60 होती है और इसका नाम होता है बकमिंस्टर फ्यूलरेन। यहाँ पे आप इसे याद रखना है आपको कि जो कार्बन 60 होता है उसे कहा जाता है बकमिंस्टर फ्यूलरेन। इसके अलावा जितने भी कार्बन बनते हैं, कार्बन 70, 75, 80 या 350 तक सीक्वेंस जितना भी जाएगा वहाँ पे उसे कहा जाएगा फ्यूलरेंस। इसमें देखिए, ये जो सॉकर बॉल बना है, जनरली आप लोगों ने देखा होगा सॉकर बॉल कैसा होता है, फुटबॉल वगैरह। इसमें पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है और साथ ही हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी होता है। तो जो पेंटागोनल स्ट्रक्चर के नंबरिंग है यहाँ पे, वो टोटल यहाँ पे दिए हुए हैं 12 और हेक्सागोनल होते हैं टोटल 20। यहाँ पे अगर आप जब देखेंगे बकमिंस्टर फ्यूलरेन को, तो यहाँ पे हमें 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखने वाले हैं और 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर दिखने वाले हैं, जो कि बने होंगे 60 कार्बन को मिलकर। इसमें नेक्स्ट आप लिख लेंगे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 साथ ही इसमें इन टोटल देखा जाएगा तो वर्टिसेस जो होती है वो होती है 60। देन जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की डिस्टेंस होती है वो होती है 143.5 पिकोमीटर। देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो डिस्टेंस होती है, बॉन्ड लेंथ होती है, वो होती है 138.3 पिकोमीटर। इस तरह से ये सारे इसके स्पेसिफिकेशंस है, आप लोगों को याद रखने। सबसे पहला, कार्बन टोटल यहाँ पे 60 होती है जिसकी वजह से वर्टिसेस यहाँ पे 60 मिलने वाली है। सेकेंड, पेंटागोनल स्ट्रक्चर जो होता है वो टोटल 12 होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमारे पास 20 होता है। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp2 मिलता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट है। जैसे कि बेंजीन में हम लोग देखते हैं, बेंजीन में यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो जो कार्बन होते हैं जितने भी, सभी की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाती है sp2। सिमिलरली यहाँ पे भी सारे डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड से मिलके बना है, तो उस वजह से यहाँ पे हो जाती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। देन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 143.5 पिकोमीटर। सेकेंड, जब डबल बॉन्ड आता है उसकी लेंथ होती है 138.3 पिकोमीटर।
नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ कार्बन। इसमें सबसे पहला लिखेंगे आप कि ग्रेफाइट फाइबर एम्बेडेड इन प्लास्टिक मटेरियल फॉर्म हाई स्ट्रेंथ। ग्रेफाइट फाइबर embedded in plastic material form high strength lightweight composite. The composite are used in product such as tennis racket, fishing rod, aircraft and canoes. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले जो ग्रेफाइट फाइबर होती है वो प्लास्टिक मटेरियल की हाई स्ट्रेंथ को कवर करने के लिए एम्बेडेड की जाती है, साथ ही उसकी वेट को लाइट करने के लिए। सेकंड, ये बोला जा रहा है कि जो कंपोजिट मटेरियल यहाँ से बनता है वो जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि टेनिस रैकेट हो गए या फिर फिशिंग रॉड हो गया या एयरक्राफ्ट या कैनोस, इनमें यूज़ किया जाता है क्योंकि इनका वेट बहुत ही लाइट होता है और साथ ही हाई स्ट्रेंथ होता है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर होता है तो बैटरीज में जो बैटरीज एसिड बैटरीज आते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए उसमें एज अ इलेक्ट्रोड भी यूज़ किया जाता है। इसमें लिखेंगे बीइंग गुड कंडक्टर ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोड्स in batteries and industrial electrolysis. नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे क्रूसिबल्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रूसिबल होता क्या है। क्रूसिबल्स का मतलब होता है जो बहुत ही सबसे पहले जैसे मान लीजिए जितने भी प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जहाँ पे मेटल्स बनाए जाते हैं, तो उन मेटल को गर्म करने के लिए एक वेसल होता है जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है, उसे कहा जाता है क्रूसिबल। तो क्रूसिबल्स में मटेरियल्स को रखा जाता है, फिर गर्म किया जाता है जिससे कि वो मेटल्स जो होते हैं मेल्ट हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें दूसरे बॉडी में या फिर दूसरे वेसल्स में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि क्रूसिबल्स। तो क्रूसिबल क्या होता है? क्रूसिबल हमने देखा कि ऐसा मटेरियल जो कि किसी भी मेटल को मेल्ट करने में यूज़ किया जाता है, वहाँ पे जब ये क्रूसिबल होता है तो क्रूसिबल का नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो मेटल के साथ रिएक्ट ना करे, ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करे और ना ही बेस के साथ रिएक्ट करे। इस वजह से ग्रेफाइट यहाँ पे भी यूज़ होता है, जिससे कि उसके इनर्ट नेचर की वजह से वो ना ही एसिड से रिएक्ट करता है और ना ही बेस से रिएक्ट करता है। तो वो सारे के सारे क्रूसिबल के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ किए जाते हैं। फिर इसके बाद लिखेंगे एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है ये पॉइजनस गैस एब्जॉर्ब करने में काम आता है। एक्टिवेटेड चारकोल is used in absorbing poisonous gas. एंड एट लास्ट एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, डायमंड जो होता है वो एक प्रीशियस स्टोन है और ये ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। साथ ही इसका मेजरमेंट किया जाता है कैरेट्स में। 1 कैरेट इक्वल्स टू 200 मिलीग्राम होता है इसमें। 1 कैरेट इक्वल्स टू 200 mg। 1 कैरेट डायमंड इज इक्वल्स टू 200 mg। देन नेक्स्ट सब हेडिंग लिखेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए जैसे कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, जब कार्बन और ऑक्सीजन को हीट किया जाता है तब यहाँ पे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ एक मिनट, आया क्या? अभी आ रहा है क्या? ओके। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, हम देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन। सबसे पहले जो कार्बन होता है उसका ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, वहाँ पे हीट दिया जाएगा, तब हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकेंड, जब HCOOH जिसे कहा जाता है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 373 केल्विन लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब यहाँ पे फॉर्म होता है H2O और साथ ही CO2। देन नेक्स्ट हम देख CO। देन नेक्स्ट हम देख रहे हैं कार्बन प्लस वाटर एट टेम्परेचर 473 टू 1273। जब टेम्परेचर इतना रखा जाता है लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 1000 तक, तब हमारे पास जो फॉर्म होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, जिसे कहा जाता है वाटर गैस या फिर सिंथेसिस गैस। इसका एक और नाम है जिसे इन शॉर्ट कहा जाता है सिन गैस। तो हमें ये याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इस गैस के जो कॉम्बिनेशन यहाँ बने हैं उसे कहा जाता है सिन गैस। देन कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ऑन द टेम्परेचर ऑफ 1273 केल्विन, इस टेम्परेचर में हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ ही N2। तो ये आप नोट कर लें। यहाँ पे सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अलग से नोट में लिखेंगे कि कार्बन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, साथ ही टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन रखना है हमें 473 केल्विन से लेके 1273 केल्विन। इसे सेल्सियस में देखा जाए तो 200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस। तब हमें जो मिलता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसे कहा जाता है सिन गैस, सिंथेसिस गैस या फिर साथ ही वाटर गैस। वाटर गैस के बाद आप लोग लिखेंगे यहाँ जो CO और N2 हमें मिला है इसे कहा जाता है प्रोड्यूसर्स गैस। नेक्स्ट आप लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड्स के रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट रिएक्शन ऑफ CO। इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे Fe2O3 प्लस 3CO, ये फॉर्म करता है 2Fe प्लस 3CO2 का। साथ ही सेकेंड हमारे पास दिया हुआ है ZNO प्लस CO, ये फॉर्म करेगा Zn का और साथ ही CO2 का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब हमने Fe2O3 लिया है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट करेगा, हीट के प्रेजेंस में हमें मिलेगा आयरन और साथ ही CO2। सेकेंड, जब जिंक ऑक्साइड हम लेते हैं तो ये भी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, तो ऑन हीटिंग हमें Zn मिलेगा और साथ ही CO2 जो कि इन द फॉर्म ऑफ गैस वो लिबरेट हो जाएगा।
नेक्स्ट इसमें हमें ध्यान रखना है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर मेटल कार्बोनिल्स बनाते हैं। मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ये फॉर्म करता है मेटल कार्बोनिल। साथ ही जो हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ हेमोग्लोबिन, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ऑन कंपैरिजन विथ O2 कॉम्प्लेक्स। तो हमें ये ध्यान रखना है सबसे पहले जो मेटल होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पर मेटल कार्बोनिल्स बनाते हैं। सेकंड, जो हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर कंबाइन हो जाते हैं तब हेमोग्लोबिन के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड रहते हैं उसमें, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से। इस वजह से जब कार्बन मोनोऑक्साइड हम मान लीजिए इनहेल कर लेते हैं तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉम्प्लेक्स को बना देता है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है और वो हमारे बॉडी को धीरे धीरे डिग्रेड करता जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स बना है हेमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो लगभग 300 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल होता है, 300 टाइम्स स्टेबल ऑन कंपैरिजन विथ O2 कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से जो हमारा हेमोग्लोबिन पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है वो काम नहीं हो पाता है और उसकी जगह पे सभी जगहों पर कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच जाता है। सेकेंड टॉपिक लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अगर मान लीजिए हम बर्न करते हैं तो हमें डायरेक्टली मिलता है CO2 और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलता है। फिर CH4 को अगर मान लीजिए बर्न किया जाता है या कोई भी अल्केन को बर्न किया जाता है तो वहाँ से हमें मिलता है CO2 प्लस 2H2O। तो हमें ये याद रखना है जब भी हम कोई अल्केन लेते हैं, अल्केन का कंबशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बोल सकते हैं, तब हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O। ये हमने हाइड्रोकार्बन में बहुत अच्छे से देखा है। इसको रिफ़र करने के लिए आप डायरेक्टली जो आपके ऑनलाइन क्लासेस है उसमें लिंक में जाके आप देख सकते हैं यूट्यूब में। फिर कैल्शियम कार्बोनेट से जब यहाँ पे HCl मिलाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का रिएक्शन किया जाता है, तब हमें मिलता है CaCl2, साथ ही CO2 प्लस H2। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब किसी एसिड के साथ किया जाए तब कार्बन हैलाइड कैल्शियम हैलाइड बनेगा, साथ में CO2 एंड H2O। यहाँ पे जो कार्बोनेट है वो खुद का डिग्रेडेशन कर लेगा और सबसे पहले बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक ऑक्सीजन जो होता है वो चला जाता है वाटर फॉर्मेशन की हेल्प में। देन कमर्शियली अगर देखा जाए तो इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे कि H2CO3 में
इसमें आप लिखेंगे जो बफर सॉल्यूशन होता है H2CO3 का HCO3 माइनस के साथ, H2CO3 एंड HCO3 माइनस का बफर सॉल्यूशन यूज किया जाता है ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में। ब्लड पीएच के मेंटेनेंस में हम यूज करते हैं बफर सॉल्यूशन, किसका? H2CO3 और HCO3 माइनस का। यहाँ पे हमारे पास जो एसिड है डायबेसिक एसिड है H2CO3, साथ ही इसका सॉल्ट हमने बनाया होगा जो कि होगा HCO3 माइनस। इसके बफर सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, ब्लड के पीएच को मेंटेन करते हैं और मेडिकली ये बहुत जगह यूज किया जाता है। देन इसके बाद लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे बॉडी में 0.03% बाय वॉल्यूम, sorry not in our body but in atmosphere। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फोटोसिंथेसिस में फोटो सिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, जब दिन के वक्त सनलाइट का प्रेजेंस हो तब क्लोरोफिल में वो रिएक्ट करके हमें फॉर्म करता है C6H12O6 और साथ ही ये प्रोड्यूस करता है 6O2 जो कि ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाता है, साथ ही 6H2। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स जो प्लांट है, प्लांट इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर मॉलिक्यूल जो उसने रूट से एब्जॉर्ब किया होगा उन दोनों को रिएक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में, तब हमें मिलता है C6H12O6। देन साथ ही ऑक्सीजन गैस आती है जो कि रिलीज हो जाती है स्टोमेटा से, देन हमें मिलता है वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो होता है। यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो फिर एज अ शुगर हमें मिलता है, इसे ग्लूकोज कहा जा सकता है। देन CO2 जो होता है मेन कॉज होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, और साथ ही इसका यूज होता है ड्राई गैस में। जो ड्राई आइस होता है, ड्राई आइस होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, और साथ ही ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मेन रीज़न है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम देखने वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CO2। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CO2
सबसे पहले हमें पता है कि C डबल बॉन्ड O इस फॉर्म में रहता है। देन अगर मान लीजिए यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, ये चला जाएगा माइनस में, ये चला जाएगा प्लस में। देन इसके बाद ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ऐसा भी हो सकता है और साथ ही O माइनस C पॉजिटिव इस फॉर्म में भी रह सकता है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर का डोनेशन जब करता है, यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है। सिमिलरली ये लोन पेयर जब डोनेट करेगा तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये हट जाता है। तो हमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है वो ओवरऑल कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले CO2 होता है। CO2 सबसे यहाँ पे नेक्स्ट क्या करता है, एक बॉन्ड टूटता है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन में आता है, ऑक्सीजन में नेगेटिव, जिसकी वजह से बाजू वाले जो ऑक्सीजन होते हैं, सेकेंड ऑक्सीजन, उसके लोन पेयर इस कार्बन के साथ अटैच होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब इसके बाद इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे ये बॉन्ड फिर से टूटेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, देन डबल बॉन्ड वापस से ऐसा बन जाएगा। देन अगेन अगर मान लीजिए राइट वाला बॉन्ड टूटता है तो नेगेटिव चार्ज जाता है ऑक्सीजन पे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन न्यूट्रल होता है। बट उसके बाद फिर लोन पेयर ये इस कार्बन को डोनेट करता है, तब इसके पास पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले यहाँ पे रेजोनेंस में स्टेबिलिटी आती है। जैसे कि हमें पता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा प्लेनर होता है, जिसकी वजह से CO2 यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा बढ़ जाती है और एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे के सारे पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन की वजह से होते हैं, कभी भी सिग्मा बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन की वजह से नहीं होगा। देन नेक्स्ट टॉपिक आप लोग लिखेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग लिखेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है SiO2। साथ ही 95% जो होता है अर्थ क्रस्ट में यही होता है। देख लेना होगा, ठीक है। मैं बंद कर दिया हूँ, इंटरनेट चालू है, बाकी देख लेंगे। ठीक, तो इतना हड़बड़ी? और मीटिंग है वहाँ पे। अच्छा ठीक, ठीक है। बाकी के जो टॉपिक्स है ड्यू टू टाइम कल करेंगे, इसे सभी लोग रिवाइज करके आएंगे कल, फिर हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।